Hello, guys and girls. My name is Nishant, and welcome to Gyan Sagar Institute, situated in Sector 34, Chandigarh. The motto of today's lecture is to discuss a very small topic from the viewpoint of CDS as well as a CAPF. After the discussion of this introductory topic, which I usually discuss uh, in the initial lectures, we will be discussing the PYQs which have been seen in CDS as well as CAPF in the last 2 to 3 years, just to analyze whether what we are studying is up to the mark, is appropriate, is sufficient or not. So the topic for today's lecture is latitudes and longitudes. Let's start with it. Latitudes and longitudes. What we have read as of now, till now, is that latitudes are the horizontal lines, the imaginary horizontal lines which are on the earth. Longitudes are the imaginary vertical lines. I am changing it a definition a bit. I am saying that latitudes and longitudes are actually not lines. However, they are used in place of, or you can say in a layman language, they are used as imaginary, they are used to define these imaginary lines. But actually, latitudes and longitudes are angles. ये दोनों क्या है हमारे पास? Angles. एंड इन एंगल्स पर बनने वाली लाइंस को मैं वैसे क्या कहूंगा? लेटिट्यूडनल लाइंस. मैं वैसे क्या कहूंगा? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस. So it means these lines are the result of these angles. So in angles के बेसिस पर ही ये imaginary lines बने. इसका मतलब अगर मैं angles को समझ लेता हूं तो मैं lines को भी समझ पाऊंगा. So starting with latitudes के साथ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. ये एक बड़ी रफ सी पिक्चर है हाफ अर्थ की. दिस इज द सेंटर मोस्ट पॉइंट. इस सेंटर मोस्ट पॉइंट में मैं एक बेस ले रहा हूं which will obviously of 0 degree. This is an angle in the interior of the earth. On the basis of this angle, I will make an angle of 1 degree, 2 degree, 3 degree, and it will go till, let's say, 10 degree. Further, proceeding with the counting, it will go till 20 degree, and further it will go till 90 degree. This is north and this is south. Similarly, in the southern part or in the southern hemisphere, 10, 20, and it will go till 90. It doesn't mean कि 0 डिग्री के बाद सीधा 10 डिग्री ही आ रहा है. जगह कम है हमारे पास, इसलिए इतना सही यूज किया. सो 0 से 1, 2, 3, 4 एंड इट विल गो टिल 90. फिर 0 से इट विल गो टिल 90. नाउ इन एंगल्स के बेसिस पर हमारे पास लाइंस आएंगी. जैसे एक ये लाइन, एक ये लाइन है, एक ये है, और ऐसे करके फर्दर हमारे पास लाइन. इसके बीच में भी लाइन है जो 1, 2, 3, 4 नंबर है. फिर इस तरफ भी लाइन है. सो इन अदर वर्ड्स, ये हमारे पास क्या है? लेटिट्यूड्स. और ये क्या है? लेटिट्यूडनल लाइंस. सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास. व्हाट आर द नंबर ऑफ लेटिट्यूड्स? इन अदर वर्ड्स, ये हमारे से क्या पूछ रहा है कि सर आप हमें बताइए कि एंगल्स कितने. दूसरा सवाल, व्हाट आर द नंबर ऑफ लेटिट्यूडनल लाइंस? ये हमसे पूछ रहा है कि ये लाइंस का नंबर. सर बड़ा सिंपल सी बात है.
आप ही ने तो बोला कि जितने एंगल्स उसी के बेसिस पर उतनी लाइंस, तो काउंटिंग करो और मामला खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। नदन हेमिस्फीयर में अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 एंड इट विल गो टिल 90। सदर्न हेमिस्फीयर में सिमिलरली 1 से लेकर 90, सॉरी नॉट डिग्री एज इट इज द नंबर, और एक एंगल है हमारे पास 0 डिग्री का, उसकी वैल्यू 0 है लेकिन काउंट तो वो एंगल होगा ही होगा। वैल्यू 0 है बट वो काउंट होगा। हेंस 0 डिग्री एंगल जिसकी वैल्यू 0 है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन उसको काउंट किया जाएगा। सो इन टोटल द नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 181। सर खत्म, नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस 181। आपने तो बोला जितने एंगल्स उतनी लाइंस, बट ऐसा नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा 3D तरीके से सोच के देखो, आप ये मान के चलो कि आप यहां पर हो, आप चॉपर पे हो, आप यहां पर हो, और आपके नीचे आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है और साथ में इमेजिनरी लाइंस भी दिख रही है, तो देखना आपको अर्थ कैसे दिखेगी। ये आपको बाउंड्री दिखेगी अर्थ की जब आप नीचे देख रहे हो, ये आपको दिखेगा 70 डिग्री लेटीट्यूड, this will be 80 degree latitude and this will be 90 degree latitude। 70 डिग्री पर लाइन है, 80 डिग्री पर लाइन है, लेकिन 0 डिग्री पर लाइन नहीं है। 0 डिग्री पर क्या है हमारे पास, पॉइंट है, और हम क्या पूछ रहे हैं, लाइंस। सो एक ऐसा पॉइंट होगा 90 डिग्री नॉर्थ पे और एक ऐसा पॉइंट होगा 90 डिग्री साउथ पे। सो इन टोटल मेरे को 181 में से माइनस क्या करना है, 2, और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 179। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, ये क्वेश्चन तब बड़ा बनता है जब डायरेक्ट पूछ लिया जाए और आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा कोई ना, और आपके पास ऑप्शन जैसे हो 179, 180, 181, 182। जब आपके सामने ऑप्शंस आते हैं तब क्वेश्चन बड़ा बनता है, क्योंकि ऑप्शंस का ऑब्जेक्टिव ही क्या है, आपको कंफ्यूज करना, राइट। सो इतना लॉजिकली सोचना इतने लिमिटेड टाइम में मुश्किल हो जाता है। एनीवेज, कमिंग ऑन टू लॉन्गिट्यूड्स। दिस इज सेंटरमोस्ट पॉइंट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। मैं यहां पर 0 डिग्री ले रहा हूं और 10 डिग्री, अगेन 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग होगी, 20, ऐसे करते करते 90, और ऐसे करते करते 100, 110 एंड इट विल गो टिल 180। सिमिलरली ऑन द ईस्टर्न साइड ये ऐसे ही सेम तरीके से काउंटिंग होगी और फिर वापस 180 डिग्री पर जाकर काउंटिंग खत्म हो जाएगी। सर आपने वहां पर काउंटिंग 90 तक की, यहां पर काउंटिंग 180 तक की, बड़ा जेन्युइन सा सवाल है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा ही होगा। अभी देखना, अभी क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। ये है हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स और ये है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। शायद कुछ कुछ को इस सवाल का जवाब मिल गया हो मेरे इस डायग्राम के बाद। क्या जवाब, कि जो लेटिट्यूड्स है वो लेटिट्यूड्स आपस में मीट भी नहीं कर रहे, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स की क्या खास बात है कि लॉन्गिट्यूड्स किसी एक पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इस अर्थ को पूरा करूं तो ये ऐसा लगेगा कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल तक लाइन जा रही है। सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो, हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि 0 डिग्री के पीछे तो 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री यहां से स्टार्ट हुई और ऐसे करके पूरी होगी। आप 180 मेंशन क्यों कर रहे हो, लाइन तो सेम रहनी चाहिए, एंगल का ही फर्क पड़ना चाहिए। इस बात को समझना, एंगल का फर्क पड़ रहा है, लाइन का फर्क पड़े ना पड़े
कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय एक के। अब वो आप डिसाइड करना कि वो फर्क पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए। एक लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है कि वो एक नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पर खत्म हो जाएगा। ये हो गया 0 डिग्री। 1 डिग्री में 180 डिग्री के केस में ये नया लॉन्गिट्यूड ऐसे करके स्टार्ट होगा, अलग होगा। इसका रीजन क्या है कि लॉन्गिट्यूड इज यूज्ड टू डिसाइड टाइम एंड डेट। आप सोच के देखो कि इस जगह पर जो टाइम है, क्योंकि इसको सन फेस कर रहा है, क्या इस जगह पर टाइम सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। बट सेम चीज लैटिट्यूड्स के केस में, क्योंकि वो टाइम डिसाइड करने के काम नहीं आती है, इसलिए उसको सिमिलर लाइन मान लेते हैं। सो वो टाइम डिसाइड करने का काम आता है। टाइम कैसे डिसाइड करते हैं ये भी समझेंगे, इसीलिए इसको अलग और इसको अलग माना जाएगा। फाइन। अब इसकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास द क्वेश्चन इज सेम, व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने रहेंगे हमारे पास? अगर मैं वेस्टर्न साइड पर काउंट करना स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग करते करते ये काउंटिंग आ जाएगी 179 तक। सर 180 तक क्यों? अरे 180 और 0 डिग्री कॉमन है, फिलहाल के लिए छोड़ दो, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करनी। जो वेस्टर्न साइड का है उसको वेस्टर्न साइड पे रहने देते हैं फिलहाल के लिए, तो ईस्टर्न साइड को उसको ईस्टर्न साइड के हिसाब से काउंटिंग। सिमिलरली ईस्टर्न साइड पर क्या काउंटिंग होगी? 179 प्लस 1 ऑफ 0 डिग्री प्लस 1 of 180. Hence the counting is 360. अब number of longitudinal lines, अब ये फंडा सही बैठेगा भी कि जितने एंगल्स उतनी लाइन्स, क्योंकि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है। इसमें पॉइंट का कोई कंसेप्ट नहीं है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पॉइंट है। सो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हमारे पास अब वापस कितनी हो जाएंगी? 360। सॉर्टेड। नेक्स्ट, लेटिट्यूड्स जो है उस वो या तो नदर्न हेमिस्फीयर में होंगे या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। लेटिट्यूड्स या तो पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में होगा या फिर पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। इसीलिए लेटिट्यूड्स की वैल्यू के आगे या तो n होगा या फिर s होगा। In other words, the 0 degree latitude divides the earth into northern hemisphere and southern hemisphere. On the other hand, now this is observation, ये आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन आई एम जस्ट मेकिंग यू रियलाइज दैट जो आपके लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो या तो पूरे के पूरे वेस्ट साइड पे होंगे या पूरे के पूरे ईस्ट साइड पर होंगे। नॉर्थ साउथ दोनों में होंगे, लेकिन वेस्ट वाला ईस्ट में, ईस्ट वाला वेस्ट में नहीं होगा। सो इन अदर वर्ड्स, जो आपके लॉन्गिट्यूड्स होंगे उनकी वैल्यू के आगे या तो E होगा या फिर W होगा। प्लीज लेटिट्यूड्स के आगे E और W की एक्सपेक्टेशन मत करना, और लॉन्गिट्यूड्स के आगे N और S की एक्सपेक्टेशन मत करना। सॉर्टेड। एक और चीज, हमारे पास जो डिग्रीज होते हैं, लेट्स से दिस इज 20 डिग्री एंड लेट्स से दिस इज 21 डिग्री। ये एक डिग्री को हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या यू कैन से हम इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इस डिग्री की सब वैल्यू को हम मिनट्स बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसीलिए मेरे को अगर लिखना है 20.5 डिग्री, आई वुड से आई कैन से रेदर 20 डिग्री 30 मिनट्स, और फिर ये फर्दर मिनट सेकंड्स में भी हो सकते हैं, 60 सेकंड अगेन।
फाइन. सो 20.5 डिग्री क्या हो सकता है आपके पास 60 minutes, and the minute can further be divided into seconds, right? So 20 degree 30 minutes equals to 20.5 degree. Now the next thing is that longitudes are used to determine or decide time and date. टाइम और डेट डिसाइड करने के काम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स. सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम. सबसे पहले टाइम की बात करते हैं. अगर आप ध्यान से देखो, सो ये आपके पास वर्ल्ड मैप, ठीक है. इस वर्ल्ड मैप का जो अपर पार्ट है, अगर मैं इसको इरेज करता हूं फिलहाल के लिए, कि इसको सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड कर देते हैं, मतलब जो पूरी की पूरी अर्थ है उसको अगर हम इस तरीके से ब्रॉड कर देते हैं, so we are left with, this is point A, this is point B, this is point C. हम सब ने सुना होगा that the earth rises in the east. The sun rises in the east. एक्चुअली में ये स्टेटमेंट प्रैक्टिकली थोड़ी सी गलत है. अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो होता क्या है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट and it seems that the sun is rising in the east. ये रहा सन, ये रही अर्थ. अगर आप इसको ध्यान से देखो, सन तो कहीं ना कहीं पर स्टेगनेंट अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए. दिस इज ईस्टर्न पार्ट, इसके कंपैरिजन में ये ईस्ट है, इसके कंपैरिजन में ये ईस्ट है, ये सन है. और अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रही है, ये सन है. अगर ये ऐसे रोटेशन होगी तो सबसे पहले सनलाइट कहाँ आएगी, यहाँ पर, फिर कहाँ आएगी, यहाँ पर, फिर कहाँ आएगी, यहाँ पर, फिर आएगी यहाँ पर. बात समझ रही सबको, ठीक है. सो एक्चुअली में क्या हो रहा है, द अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और सन कैसा आता दिखेगा, ऐसा आता दिखेगा. सो फिलहाल के लिए मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि हमारे पास सन कहां पर है, यहां पर, जस्ट अबव द पॉइंट बी ऑन द अर्थ. If it is just above the earth, just above the point B on the earth, it means यहां पर 1200 hours दोपहर के 12 बजे. हमने सबने सुना है कि if the sun is just above the head, then the time is most probably 12 noon. 24 hours क्लॉक के हिसाब से it is 1200 hours. अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो सन ऐसे आया होगा. ऑब्वियसली सी पॉइंट पर क्या होगी, इवनिंग. एंड लेट्स से इट इज 5 इन द इवनिंग. 24 आवर क्लॉक्स के हिसाब से 1700. एंड ए पॉइंट पे लेट्स से इट इज मॉर्निंग. लेट्स कंसीडर एज 700 आवर्स इन द मॉर्निंग. अब अगर ये बात समझ आ गई है तो अगला कंक्लूजन बहुत इजी है, बहुत इजी. देखना कैसे, और आपका मार्क इससे क्वेश्चन होने वाला है. अगर मेरे को पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जाना है तो मेरे को टाइम क्या करना पड़ेगा, प्लस. अगर मेरे को पॉइंट बी से पॉइंट ए पे जाना है तो मेरे को टाइम क्या करना पड़ेगा, माइनस. आप ही ने तो बताया जी. ऑब्वियसली 1200 से जब मेरे को 1700 पे जाना है, प्लस 5. अगर मेरे को 1200 से 700 पे जाना है तो माइनस 5. इट मीन्स if I want to move towards east, I need to add the time in my clock, in my watch. If I want to move towards west, I have to subtract the time.
देयर इज नो अदर ऑप्शन। फर्स्ट कंक्लूजन कि टाइम प्लस कहां पर होगा और टाइम माइनस कहां पर होगा। सेकेंड, टाइम कितना प्लस होगा और कितना माइनस होगा। 360 डिग्री घूमने पर अर्थ को लगते हैं 24 आवर्स। 360 डिग्री घूमने पर अर्थ को लगते हैं 24 आवर्स। अगर मेरे को ये जानना है कि 1 घंटे में अर्थ कितने डिग्री रोटेट करती, तो यही तो होगा। आंसर क्या आ जाएगा? 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर। इसका मतलब 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री घूमेगी। इसको दूसरे तरीके से भी तो देख सकता हूं कि अगर मैं 15 डिग्री मूव करूंगा तो मेरे को कितने टाइम का चेंज लाना पड़ेगा? 1 घंटे का चेंज लाना पड़ेगा। अगर मैं 15 डिग्री मूव करूंगा तो मेरे को 1 घंटे का चेंज लाना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं इधर मूव करूंगा तो मेरे को 1 घंटा प्लस करना पड़ेगा। 15 डिग्री मूव करूंगा अगर मैं इधर 15 डिग्री मूव करूंगा तो मेरे को 1 घंटा माइनस करना पड़ेगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 15 डिग्री 1 आवर को मैं 60 मिनट्स, प्लीज ये घड़ी वाले मिनट्स हैं, ये वो डिग्री वाले मिनट्स नहीं, MIN लिखा है मैंने। 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, so 1 degree is equals to 60 upon 15, hence 1 degree is equals to 4 minutes। ये और सिंप्लीफाई होगा। बट अगर मेरे को ये याद है तो मैं इसको और इसको क्यों क्रैम करूं, क्यों अपनी सर पे बोझ बढ़ाऊं, जब मेरे को ये पता है कि अर्थ पूरा रोटेशन करने में 24 घंटे में आती है। सिंपल यार, वेरी सिंपल। मैथ्स तो सबको आती है, इतनी सिंपल मैथ्स। दूसरी चीज भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है मेरे को। ये कंक्लूजन आप ही ने तो निकाला, आप ही ने तो बोला मेरे को कि सर द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैंने कहा हाँ ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और उसी के हिसाब से आप ही ने तो बताया कि सर अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा? प्लस। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा? माइनस। कितने से प्लस माइनस होगा बाप? कितने से प्लस माइनस होगा? 15 डिग्री मूव करूंगा तो 1 घंटा, 1 डिग्री मूव करूंगा तो 4। फ्रॉम 1 and 2, दैट वाज द 1, दिस इज द 2। हम एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन कर सकते हैं। हम सब ने कभी ना कभी अपने फोन में या लैपटॉप में टाइम चेंज किया होगा, और हमने जब भी इंडिया का टाइम सेट करने की कोशिश की होगी तो ये जरूर देखा होगा। बस याद है, आज तक समझ नहीं आया ये क्या कहना चाहता है। मान लिया किसी ने कहा था, किसी बड़े भाई ने कह दिया, बड़ी बहन ने कह दिया, पापा ने कह दिया कि तेरा दिमाग खराब है, प्लस 5:30 GMT होगा। हाँ, बस GMT फालतू सवाल नहीं करते, जितना बोलते उतना हो जाना चाहिए। आज देखते हैं उसका क्या मतलब। ये पूरी अर्थ में एक 0 डिग्री कहीं से गुजरता है, वो 0 डिग्री गुजरता है रॉयल ऑब्जर्वेटरी से। लॉन्गिट्यूड है रॉयल ऑब्जर्वेटरी से। रॉयल ऑब्जर्वेटरी एक कॉलोनी में है जिसका नाम है ग्रीनविच। ये ग्रीनविच कॉलोनी है लंदन में, और लंदन तो आप सबको पता ही है, यूके में। अब इस 0 डिग्री पर जो टाइम है, इसके बेसिस पर सारा का सारा टाइम डिसाइड किया जाता है, क्योंकि 0 डिग्री कहीं से 0 से तो काउंटिंग स्टार्ट होगी, होल नंबर है। इसीलिए इस 0 डिग्री वाले टाइम को हम क्या बोल देते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? GMT। अब मेरे लिए सिंपल सा सवाल है कि मेरे को ये टाइम दे दिया, ऑब्वियसली दिस रेफर्स टू द टाइम ऑफ इंडिया, तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड निकालो। वो लॉन्गिट्यूड, इंडिया का लॉन्गिट्यूड नहीं निकालना, कहने का मतलब है इंडिया का वो लॉन्गिट्यूड, या कह सकते हो इंडिया का प्राइम मेरिडियन निकालो। इंडिया का वो लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन मतलब वो मेरिडियन मींस लॉन्गिट्यूड, वो लॉन्गिट्यूड जिसके बेसिस पर वो कंट्री टाइम देखती है। लॉन्गिट्यूड तो बहुत सारे पास कर रहे हैं इंडिया से, कौन से कर रहे हो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। सो वो लॉन्गिट्यूड देखो जिसके बेसिस पर आप टाइम निकाल सकते हो।
मेरे को दिखा प्लस, मैंने कहा ऑब्वियसली इंडिया की लॉन्गिट्यूड क्या ईस्ट जरूर आएगा भैया, अभी तो बताया आपने, ये देखो प्लस आए। प्लस का मतलब अगर मेरे को जीरो में कुछ प्लस करना, ऑब्वियसली यहां पे कहीं पर बात आएगी, ईस्ट आएगा। 5 hours, if 1 hour is equals to 15 degree, then 5 hour will be equal to into 5 LHS into 5 RHS, करना ही पड़ेगा, RHS equals to LHS, ये हो जाएगा 5 hour, ये हो जाएगा 75 डिग्री, लेकिन 30 मिनट्स अभी भी है। इफ 1 hour is equals to 15 डिग्री, then 30 minutes is equals to 15 का आधा, 1 घंटे का आधा 30 मिनट्स, 15 डिग्री का आधा प्लस 7.5, तो 75 प्लस 7.5 मेरे हिसाब से तो 82.5 डिग्री होता है, या इसको मैं 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट भी तो लिख सकता हूँ। सो इंडिया का टाइम किसके हिसाब से देखा जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट के हिसाब से देखा जाता है। सिंपल। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। If the time in India is 2 p.m., then at what longitude the time will be 7 degree 30 7:30 am, 7:30 am किस पर होगा ये निकालना है। वीडियो पॉज करो और निकाल कर देखो। एनीवेज, आपने कोशिश की होगी सॉल्व करने की, अब मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की, देखते हैं कैसे। मैं सबसे पहले एक सिंपल तरीके से, सिंपल 0 डिग्री 82.5 डिग्री पे मेरे को टाइम दिया हुआ है 2 PM, मेरे से ये जानना है कि 7:30 AM कहां पर होगा। सो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। ऑब्वियसली टाइम मेरे को माइनस करना है, तो टाइम जब माइनस करना है तो मैं वेस्ट की तरफ जाऊंगा। आप ही ने बताया कि वेस्ट की तरफ जाना है भैया। अब टाइम अगर माइनस करना है तो डिफरेंस इसका निकाल के देखूं। अब इस डिफरेंस निकालने में भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफरेंस नहीं निकल रहा 30 सेकंड तक। ऐसे मत करो यार, ये इससे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता इससे, मेरे को नहीं, इससे गुस्सा नहीं आता, इसको तुम पे तरस आता है। ये घड़ी तो बनानी है बेटा, क्या करना है बताओ। 12 1 2 11 10 9 8 7, ये तो सीखी होगी। नहीं सर गोला सही नहीं, अरे गोले तो गोली मारो यार। 1 2 3 4 5 6, 6.5 घंटे का डिफरेंस। आप क्या करोगे? आप पहले तो घड़ी नहीं बनाओगे कि नहीं मैं तो दिमाग से करके देखूंगा, नहीं तो क्या होगा कि मेरी पावर कम हो जाएगी। नहीं यार ऐसे मत करो। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो लगने भी नहीं, 15 सेकंड की बात है, 15 सेकंड के लिए घड़ी बनाओ और शॉर्ट शॉर्ट हो जाओ। पहले तो दिमाग से निकालने की कोशिश करोगे कि नहीं नहीं बिना पेन के करके देखो, फिर श्योर नहीं होगे, फिर गलत हो जाएगा, फिर नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे, फिर सिर पकड़ के रहोगे, तो रोना बनता है ना तुम्हारा। तुम कोई सलमान खान या शाहरुख खान नहीं हो बेटा, प्रैक्टिकलिटी को समझो, इसको ऐसे ही चलने दो। और रफ कॉपी कौन चेक करने वाला तुम्हारी? तुम्हारा स्पेस फॉर रफ वर्क जो लिखा होता है वो कौन चेक करने वाला? सो सिंपल तरीके से मैं ये निकाल पा रहा हूं कि 630 आवर्स का डिफरेंस है, एंड शॉर्ट शॉर्ट मेरे को 630 आवर्स क्या करने हैं, माइनस करने हैं। सिंपल, 630 आवर्स माइनस करने हैं। दोपहर के 2 बजे 630 आवर्स माइनस करने हैं, ठीक है। अब या तो मैं इसमें से डिग्री निकालू, एक तरीका तो ये है कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, 6 आवर इज इक्वल्स टू इतना डिग्री, प्रॉपर डिग्री आ जाएगा, और 82.5 में से इसको माइनस कर। एक तो ये तरीका है, सही है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मेरे को पता है कि अभी तो मैंने निकाला था कि 530 आवर्स का डिफरेंस है
तो इसमें से 530 निकालूंगा, पीछे कितना बचेगा 1 आवर। 1 आवर और इधर जाना है, 530 आवर्स तो यहीं पे हो गए इक्वल, 1 आवर और इधर जाना है, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री वेस्ट। जस्ट बिकॉज, एक ध्यान रखना मेरी बात, जस्ट बिकॉज आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे आंसर के आगे वेस्ट आएगा, ऐसा नहीं। अगर मान लो ये टाइम होता 5 आवर्स, या नहीं, अगर ये टाइम होता 7:30 की जगह 9 AM होता, फिर हम क्या करते, फिर हम देखते कि ये 1.5 घंटा माइनस करना है, इस पे यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास 4 आवर्स आ जाएगा। 5:30 आवर्स है, यहां पर 4 आवर्स माइनस करो, यहां पे 3 आंसर आएगा। तो उसके आगे क्या वैल्यू आएगी, ईस्ट। प्लीज इस बात का ध्यान रखो, मेरे को अगर टाइम सब्ट्रैक्ट करना है, मेरे को वेस्टवर्ड जाना है, मेरे को अगर टाइम ऐड करना है, मेरे को ईस्टवर्ड जाना है। जस्ट बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड है कि टाइम सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन के आंसर में वैल्यू W ही आएगी, है ना। 4 आवर्स करना है तो ऑब्वियसली 5:30 से कम है, तो यहां पर कहीं पर आकर फंसेंगे, बात समझ रहे। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ ये हमें समझ आ गया कि लॉन्गिट्यूड किस तरीके से टाइम कैलकुलेट करने के काम आता है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड किस तरीके से डेट कैलकुलेट करने के काम आता है। सिंपल है, लेट्स से दिस इज 0 डिग्री, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी। अगर अगर आज की डेट में लेता हूं 3 जनवरी, अगर ये यहां पर 3 जनवरी है तो यहां पर डेट क्या होगी 2 जनवरी। क्यों, क्योंकि अगर मैं वेस्टवर्ड जाऊंगा तो टाइम का डिफरेंस कितना आएगा 24 आवर्स, ये वन एंड है, ये दूसरा एंड है ऑफ द अर्थ, सो टाइम का डिफरेंस कितना होगा 24 आवर्स, और टाइम इस तरफ क्या होगा माइनस होगा, 24 आवर्स माइनस हो जाएंगे। जब इन दोनों एजेस को मैं मीट करूंगा तो मेरे को कुछ इस तरीके से दिखने वाले हैं, 1 डिग्री पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, 3 जनवरी 2 जनवरी, क्योंकि अल्टीमेटली तो इन पॉइंट से मिलना ही है, बिकॉज द अर्थ शेप इज स्फेरिकल एज ऑफ नाउ। हमारी अर्थ की शेप कैसी है, स्फेरिकल है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में बाद में जाएंगे। अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा हूं, मेरा टाइम चेंज होगा, बिल्कुल होगा, बट जस्ट बिकॉज मैं 1 डिग्री को क्रॉस कर रहा हूं तो मेरी घड़ी में डेट का चेंज भी आएगा ही आएगा। इस तरफ डेट क्या होगी सबट्रैक्ट, और इस तरफ डेट क्या होगी ऐड। इफ आई एम मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट और आई एम मूविंग ईस्टवर्ड and I am crossing 180 degree, I have to subtract a day. If I am moving westward, I am crossing 180 degree, I will have to add a day. And this 180 degree, that is why it is known as international date line. It is known as international date line. अब इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि जब आप इधर से यहां जा रहे थे तो आप 3 जनवरी को एंजॉय कर रहे थे, ऑब्वियसली जब आप 3 जनवरी को एंजॉय कर रहे थे आप 2 जनवरी एंजॉय कर चुके थे, लेकिन आप दोबारा से आपको मौका मिल रहा है 2 जनवरी को एंजॉय करने का। इट मींस आपको पर्सनली क्या हुआ, गेन हुआ कि 2 जनवरी तो मैं जी चुका था, एक और बार 2 जनवरी जीने का मौका मिल रहा है, तो फायदा तो हुआ, प्रैक्टिकली नहीं हुआ। अगर मैं इस तरफ मूव करूंगा तो मैं 2 जनवरी को एंजॉय कर रहा था, लेकिन डायरेक्टली मैं 2 जनवरी तो खत्म ही नहीं हुआ अभी, और मैं डायरेक्टली आई हैव जंप्ड इनटू 3 जनवरी, सो मेरे को लॉस तो हुआ है। 2 जनवरी का जो बचा हुआ टाइम था वो क्या होगा, लॉस हो गया, पर्सनली लॉस हो गया। ऐसे सोच सकते हो, तरीका सोचने का तरीका, राइट। एंड दिस आइडियल क्रॉसेस थ्रू, अगर ये एशिया है
एशिया में ये वाला पार्ट ऑब्वियसली रशिया का है, इधर की साइड आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पार्ट आपका अलास्का है, इधर कनाडा है, नीचे यूएस है और सारे कंट्रीज है। ठीक है, यहाँ पर इसके बीच में इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा करके स्पेसिफिकली अगर मैं जाऊं तो ऐसे करके थोड़ा सा, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, और इसके बीच में से पास करता है, एक जगह एक बड़ा कॉन्टिनेंट यहाँ पर है, दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट यहाँ पर है, तो इसको बोलते हैं हम, इस पार्ट को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। व्हाट इज अ स्ट्रेट? स्ट्रेट बता देता हूं, स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी, narrow water body which connects two large water bodies। ठीक है, यहां पर हमारे पास आर्कटिक ओशन है, नीचे हमारे पास पैसिफिक ओशन है, तो ये एक नैरो वाटर बॉडी, उसका नाम रखा गया बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट की डेफिनेशन ये है, स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। तो ऐसा बोला जाता है कि आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू बेरिंग स्ट्रेट। फाइन, सो ये दिस इज रिगार्डिंग द लॉन्गिट्यूड की कनेक्टिविटी विद डेट। कमिंग ऑन टू लेटीट्यूड्स। लेटीट्यूड्स को अगर हमें समझना है तो सेंटर में हम इसको रखते हैं सन, और अब हमें ये चीज के बारे में पता है कि जो अर्थ है उसका इलेप्टिकल उसका जो एक्सिस है वो ऐसे ना होकर ऐसे है। ये आपका आ जाएगा इक्वेटर, दिस इज कैंसर एंड दिस इज कैप्रिकॉर्न। सिमिलरली इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न। अगर मैं ध्यान से देखूं इस केस में जो सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती दिख रही है वो मेरे को इस पॉइंट पर दिख रही है, डायरेक्ट, विच इज फॉर्मिंग अ 90 डिग्री का एंगल। बाकी सब जगह भी आ रही है बट रिफ्रैक्ट होकर आ रही है। कैसे आ रही है? रिफ्रैक्ट होकर। सिमिलरली इस केस में ये लाइट डायरेक्ट कहां पर जा रही है? कैप्रिकॉर्न। बाकी सब जगह भी जा रही है, रिफ्रैक्ट होकर जा रही है। अगर 90 डिग्री की लाइट सबसे ज्यादा नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है तो क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी इस टाइम पर? बिल्कुल ऐसा। सो नदर्न हेमिस्फीयर पर हमें क्या दिखने, क्या एक्सपीरियंस होगा? समर। और सदर्न हेमिस्फीयर में हमें क्या एक्सपीरियंस होगा? विंटर। ऑन दी अदर हैंड इस केस में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या एक्सपीरियंस होगा? समर। और नदर्न हेमिस्फीयर में क्या एक्सपीरियंस होगा? विंटर। सिंपल, दिस इज टोटली सिंपल। अब दूसरी चीज, इसको हम बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। व्हाट इज समर सॉलिस्टिस? फिलहाल समर बता देता हूं कि समर की यूज किया है, सॉलिस्टिस थोड़ी देर में समझ। The maximum population is in northern hemisphere, hence majority is in northern hemisphere. So what is being experienced in northern hemisphere? That word or that term has been used here. northern hemisphere में समर, तो समर के नाम पे नाम पड़ गया। northern hemisphere में विंटर, तो विंटर के नाम पर नाम पड़ गया। इसको क्या बोलूंगा? विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, तीसरी चीज, as the tropic of cancer divides India into almost two parts, equal two parts. So हमारे लिए इसकी डेट, समर सॉलिस्टिस की डेट को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। डायरेक्ट लाइट आ रही है, मतलब बहुत गर्मी, गजब की गर्मी। गजब की गर्मी कब होगी? जून महीने में। मैं ले लेता हूँ 21। और सबसे ज्यादा सर्दी कब होने वाली है? दिसंबर में, अच्छी खासी। हेंस 22 दिसंबर, अच्छी खासी सर्दी हो जाती है दिसंबर में स्टार्ट, है ना। नेक्स्ट, अभी क्या सिचुएशन थी? दिस इज द सन, ये ऐसे डायरेक्ट लाइट कहां पर आ रही है? यहाँ पर। ये अर्थ रिवॉल्व करके यहां पर है, लाइट कहां पर आ रही है? यहाँ पर। सो इस पार्ट में गर्मी, फिर इस पार्ट में गर्मी। अगर ये ऐसे हो सिचुएशन,
अगर ये ऐसे हो तो लाइट डायरेक्ट कहां पर पड़ेगी, यहां पर या फिर यहां पर। इस एक्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में। हाँ, इसमें और इसमें जरूर पड़ेगा, वो हमने देखने क्या पड़ेगा। सो इस केस में जो डायरेक्ट लाइट आ रही है वो कहां पर आ रही है, इक्वेटर पे। इसको बड़ा ही रफ सा डायग्राम बनाऊंगा। इक्वेटर पर फॉल करेगी लाइट डायरेक्ट और इक्वेटर पर फॉल करेगी डायरेक्ट। हर बार डायरेक्ट वर्ड बोल रहा हूं, इसका मतलब बाकी सब जगह भी लाइट पड़ने वाली है। अब एक चीज हमें पूरे पूरे डायग्राम के अंदर सिर्फ एक चीज क्रैम करनी है, बाकी सब चीज लॉजिकल बेसिस पर है। कि समर के बाद ऑटम और विंटर के बाद स्प्रिंग एक्सपीरियंस किया जाता है। ये फंडा, ये वाला फंडा सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम पे अप्लाई करेगा, बाकी कहीं अप्लाई नहीं होने वाला। किसी किसी स्पेसिफिक जगह पर हो जाए तो उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। अगर अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्प्रिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में समर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, ऑटम। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑटम। विंटर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्प्रिंग। पहले हमने नाम किस बेसिस पर रखे थे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बेसिस पर। अब किस बेसिस पर रखोगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बेसिस पर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स या फिर वर्नल इक्विनॉक्स, ये क्या आ जाएगा, ऑटम इक्विनॉक्स। सॉर्टेड। डेट क्या रखोगे, पूरे रेवोल्यूशन को 12 मंथ्स, ऑब्वियसली इसको और इसको 6 मंथ्स, तो इसको और इसको 3 मंथ्स। दिसंबर है, मार्च ले लो, 23 मार्च। जून है, सितंबर ले लो, 21 सितंबर या 23 सितंबर, कुछ। सर ये 21, 23, 22 याद करने की जरूरत है, बिल्कुल। ऐसा ऑप्शन कभी भी नहीं आने वाला कि समर सॉलिस्टाइस कौन सी डेट को होगा, 20, 21, 22, 23, क्योंकि ये बात यूपीएससी को भी पता है कि दिस डेट वेरीज फ्रॉम दिस डेट वेरीज विद अ डे और टू एवरी ईयर। एक या दो दिन से ये डेट वेरी करती ही करती है हर साल। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। ऑप्शन आएगा, इसके आसपास का ऑप्शन नहीं आएगा, वो या तो 21 जून ऑप्शन देंगे, 22 जून ऑप्शन। तो अगर आप किसी और सोर्स को भी फॉलो करोगे, अगर डेट अलग मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस यूज कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो दिस इज हाउ द सीजन चेंज, दिस इज हाउ द लेटिट्यूड्स डिसाइड द सीजन। नाउ सॉलिस्टाइस की हमने बात की थी। एक चीज सोच कर देखो, इस पूरे डायग्राम के अंदर हम एक चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो डायरेक्ट लाइट है, डायरेक्ट, वो ट्रॉपिक ऑफ, लेट्स से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से स्टार्ट हो रही है, कैंसर तक जा रही है, फिर धीरे धीरे सॉरी इक्वेटर तक जा रही है, फिर धीरे धीरे कैंसर तक, फिर वापस इक्वेटर तक, फिर वापस कैप्रिकॉन। जो ये लाइट है, ये कैप्रिकॉन से इक्वेटर से कैंसर से इक्वेटर से कैप्रिकॉन, इसके बीच में घूम रही है। बाकी पूरी जगह लाइट कैसे जा रही है, रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट होगा। सोलिस्टाइस मींस to reach its maximum point. Summer has reached its maximum point. क्यों? क्योंकि अगर ये लाइट इससे और नॉर्थ में जाती तो गर्मी और हो सकती, बट इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे ज्यादा लाइट ज्यादा नॉर्थ में जा ही नहीं सकती। Similarly, winter has reached its maximum point. On which date? On this date. I hope this is totally clear. और इसी के बेसिस पर जो ट्रॉपिक की वैल्यू है वो रखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। व्हाट डज ट्रॉपिक मीन? ट्रॉपिक मीन्स टू टर्न बैक लाइट डायरेक्टली। जो डायरेक्ट लाइट पड़ रही है वो ट्रॉपिक से वापस जा रही है इक्वेटर से इस ट्रॉपिक।
फिर वापस जा रही है, फिर वापस जा रही है, फिर वापस जा रही है। सो ट्रॉपिक इज टू टर्न बैक। और हमने सोचा तो होगा कि यार ये ट्रॉपिक की वैल्यू क्या 23.5 डिग्री रख दी, इसको राउंड ऑफ करके 25 करके खत्म करनी थी। पता नहीं क्या सोच के रखी, ये सोच के रखी क्योंकि डायरेक्ट लाइट 23.5 डिग्री से ना तो नॉर्थ में और ना ही साउथ में जाती है। सो ट्रॉपिक मीन्स टू टर्न, एंड द कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न हैज बीन टेकन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। उसकी डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं। Got it? तो अब बात करते हैं इक्विनॉक्स की, ध्यान से देखना। ये एक डॉटेड लाइन है जो अर्थ को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इस डॉटेड लाइन के इस साइड पर डे है और इस साइड पर नाइट है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पार्ट में दिन है और इस पार्ट में रात है। इस पार्ट में दिन है और इस पार्ट में रात है। समर है, ये यहां से दिन स्टार्ट होगा और यहां पर खत्म होगा। यहां से रात स्टार्ट होगी और यहीं पर खत्म हो जाएगी। 3D अगर एग्जाम इमेजिन करके देखूं मैं, तो मेरे को ये पता लग रहा है कि समर में दिन लंबे होते हैं और विंटर में दिन छोटे होते हैं। विंटर में रात लंबी होती है और समर में दिन रात छोटी होती है। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा, दिन लंबे क्योंकि समर है, रात छोटी क्योंकि समर है, दिन छोटे क्योंकि विंटर है, रात लंबी क्योंकि विंटर है। लेकिन जब लाइट डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ेगी, दिन और रात दोनों बराबर होंगे। इक्विनॉक्स, इक्वल नॉक्स मींस नाइट, इक्विनॉक्स, राइट? सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड देयर यूजेस। अब आते हैं कुछ की वैल्यूज पे। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस कुछ ऐसे शायद जो हम मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीडीएस के पहले सीडीएस की बात करते हैं, पिछले 2-3 सालों में जो क्वेश्चन आए इस टॉपिक में। यूनिवर्स है, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कि इसके लिए हमें पढ़ने की जरूरत भी है या कुछ नहीं है, फिर देखेंगे क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग planets or which of the following gas planets, group of planets is termed as gas planets as they are composed primarily of lighter ices, liquids and gases। हम सबको पता है कि सोलर सिस्टम में जो सिस्टम और जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर 4 प्लैनेट्स के बाद एक हमारे पास 4 और जो प्लैनेट्स आते हैं वो गैसियस प्लैनेट्स आते हैं, ठीक है? तो वो 4 गैसियस प्लैनेट्स कौन से हैं, वो सिंपली ये पूछा और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को लगता नहीं कुछ पढ़ने की जरूरत है, किसी स्पेसिफिक लेक्चर की या क्लास की या नोट्स की जरूरत है। जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, क्या मुश्किल? मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, गैसियस प्लैनेट नहीं है। मार्स अगेन इसमें, फिर मार्स इसमें, ठीक है? सो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद, एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जो प्लैनेट्स सारे के सारे जोवियन या गैसियस प्लैनेट्स हैं, उससे पहले वाले सारे के सारे टेरेस्ट्रियल या अर्थ लाइक प्लैनेट्स। फाइन, नो नीड, इसके लिए मेरे को कोई सोर्सेस की जरूरत नहीं और इसकी बेसिस पर डिसाइड करूंगा कि मेरे को क्या करना है। नेक्स्ट, consider the following statement, CDS का क्वेश्चन है। consider the following statements about some planets in the solar system। मरकरी has no atmosphere, हम सबने पढ़ा है, हम सबने पढ़ा है कि मरकरी has no atmosphere। अच्छा, ढूंढना क्या? above are correct, which one of the above are correct? एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टोरी हम सब ने पढ़ रखी है कि अर्थ की इतनी सन की इतनी गर्मी की वजह से सारे के सारे जो एटमॉस्फेयर है वो खत्म हो चुका है। इतनी गर्मी है, एटमॉस्फेयर सर्वाइव नहीं कर सकता। वीनस हैज 2 मून्स। अगर वीनस इतना पास है सन के, उसके आसपास कोई भी मून होगा तो ऑब्वियसली वीनस से छोटा होगा और वीनस की ग्रेविटेशनल पुल ऑब्वियसली कम होगी इन कंपैरिजन टू सन, तो सन ने उसको ग्रैस्प कर लिया होगा, ठीक है? सो वीनस डज नॉट हैव 2 मून्स। द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो अल्फा निकल गया और चार्ली निकल गया। वी आर लेफ्ट विद 3 and 4। 1 हमारे हिसाब से करेक्ट ही था, आंसर क्या रहेगा? 1 3 4। मैं बाकी के ना भी पढ़ूं तो भी काम हो जाएगा मेरा। या फिर मेरे को सेकंड स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता, देयर इज नो लैंड ऑन जुपिटर, बिल्कुल सही है।
जोवियन प्लेनेट है। एंड द रिंग्स ऑफ सैटर्न कंपोज्ड ऑफ लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट, ये शायद किसी किसी को नहीं पता होगा, किसी को पता होगा, तो उस हिसाब से आप एक्सक्लूड कर सकते हो। तो इसका मतलब मेरे को सीडीएस के लिए एटलीस्ट यूनिवर्स चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम बचेगा तो देखेंगे। नेक्स्ट हम इसी बेसिस पर तो डिसाइड करते हैं, पीवाई की उसके बेसिस पर ही तो आप डिसाइड करोगे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सही है या गलत है। ये रहा आपके सामने। चलो अब देखिए, अब जरूरत पड़ेगी। If it is 10 a.m. at the Greenwich Mean Time, then what will be the time at 90 degree east longitude? ये सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल। देखना ध्यान से, इसको वर्बली करके देखते हैं। अगर 10 a.m. है ग्रीनविच मीन टाइम पे, देन व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मेरे को अगर 0 से 90 जाना है, 0 डिग्री पर क्या है 10 a.m., 90 डिग्री पर जाना है। 0 डिग्री से 90 डिग्री मतलब मेरे पास कितने डिग्री प्लस प्लस पूरे हैं, टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा हूं ना, टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा हूं, तो टाइम भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। टाइम क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इस मींस एएम और एएम तो नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा, पीएम या पीएम ही होगा। अब कितने से प्लस करना पड़ेगा, 90 डिग्री को 15 से अगर आप डिवाइड करो, 15 6 जा 90, 6 आवर्स प्लस कर 10 में अगर मैं 6 आवर्स प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 14। इतना सिंपल क्वेश्चन, कैन यू इवन इमेजिन, ये नंबर फ्री के हैं यार, सिंपली। चलो और देखते हैं सीएपीएफ के क्वेश्चन। If it is 31st December 2023 in New Zealand, at the same time, what will be the date in the Hawaiian Islands and Alaska? न्यूजीलैंड हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया, अब ये देखो इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ल्ड मैप आपके ऑफिस से जहां पर आप पढ़ रहे हो आपके सामने होना चाहिए। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को देखूं, ऑस्ट्रेलिया के टुवर्ड्स थोड़ा सा ईस्ट है, इसके लिए जब आप मेरी बात अब तब समझ पाओगे जब आपके सामने वर्ल्ड मैप। ऑस्ट्रेलिया के टुवर्ड्स ईस्ट है हमारे पास न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के ईस्ट में हमारे पास आईडीएल आ जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन आ जाता है। और इंटरनेशनल डेट लाइन के उस साइड पर हमने अलास्का पढ़ा, वो अलास्का हवाई आइलैंड्स और अलास्का उस तरफ, ठीक है। सो बोल रहा है कि अगर न्यूजीलैंड में मतलब आईडीएल के इधर की तरफ, आईडीएल के टुवर्ड्स वेस्ट अगर 31 दिसंबर 2023 है, तो आपके पास अलास्का में क्या होगा, वो डायग्राम को याद करो। अगर आप वो डायग्राम को ध्यान से याद करोगे तो ऑब्वियसली आपको डेट, अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो मेरे को 3 से 2 पे आए थे, एक डेट क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो 31 में से एक डेट माइनस करूंगा मैं, डेट माइनस करने पे बोथ हैव 30 दिसंबर 2023। सुपर इजी क्वेश्चन, सुपर इजी, फ्री के मार्क्स है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स उसको ध्यान से पढ़ते हैं। सिंस द अर्थ रोटेट्स बाय 15 डिग्री ईच आवर, टाइम जोन्स नॉर्मली डिफर बाय 1, कैन बी कंसीडर, ठीक है, हाँ, यूजुअली इतना ही फर्क हमारे पास पड़ता है। नेक्स्ट इज at the international dateline the calendar year changes, advancing a day for eastward travel and dropping back a day for westward travel। इसको ध्यान से देखो, इंटरनेशनल डेटलाइन पे कैलेंडर डे चेंज होता है, जिसमें एक डे एडवांस होगा फॉर ईस्टवर्ड ट्रेवल। ईस्टवर्ड ट्रेवल पर डेट एडवांस नहीं हो रहा, डेट माइनस हो रही है। वेस्टवर्ड ट्रेवल पर डेट एडवांस हो रहा है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मेरे यहीं पर पकड़ लिया। अगर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो डेल्टा ऑप्शन निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डे लाइट सेविंग टाइम एडवांसेस द क्लॉक बाय 1। अब होता क्या है, व्हाट इज डे लाइट सेविंग टाइम, यूजुअली जब ये समर सॉलिस्टाइस से विंटर सॉलिस्टाइस पे आते हैं तो कुछ हाई लेटीट्यूड कंट्रीज में दिन बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, तो उस केस में हम चीजों को थोड़ा ठीक करने के लिए हम टाइम को थोड़ा सा आगे कर देते हैं। कि होता क्या है कि वहां पर सुबह 7 बजे तक भी सूरज नहीं निकला, 7:30 तक भी सूरज नहीं निकला होता, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम क्लॉक को थोड़ा 1 घंटा आगे या 1 घंटा पीछे कर देते हैं, जिससे ऑफिस का आवर ऑब्वियसली वही बना है, और फिर वापस 5-6 महीनों के बाद उस 1 घंटे को वापस पीछे कर देते हैं। तो डे लाइट सेविंग टाइम जो कंसेप्ट है कि हम 1 घंटे को, क्योंकि सन का राइज होना और सन का सेट होना
विद टाइम समर सॉलिस्टिस विंटर सॉलिस्टिस का टाइम भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए उसको थोड़ा एडजस्ट कर. सो यस, डेलाइट सेविंग टाइम एडवांसेस द क्लॉक बाय 1 hour. ठीक है. सो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है. अगर मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट ठीक है और सेकंड गलत है, तो मेरे पास ऑप्शन बचा 4 बी. चाहे मैं फोर्थ ऑप्शन को पढ़ूं या ना पढ़ूं. But still, the moon rotates and revolves about the earth in the same direction that the earth revolves around the sun. Obviously, अगर मैं नॉर्थ पोल से देखूं तो मून काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है और अर्थ भी काउंटर क्लॉक रिवॉल्व करती है. जो रेवोल्यूशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल से अगर देखें. सो सेम है रेवोल्यूशन. Next, which of the following statements about the solstice are solstice an event that occurs when the sun appears to reach the most northerly or southerly is correct. Solstice के regarding कौन सी जो statement है वो correct है. The winter solstice takes place on June 21. गलत. The winter solstice takes place on December 21. ठीक है, in both the northern and southern hemisphere. गलत. The summer solstice occurs in northern hemisphere on June 21 and on December 21 in southern hemisphere. बिल्कुल ठीक. Super easy. कुछ नहीं है उसने क्वेश्चन को elaborate कर दिया. Next, which of the following correctly explains the change in the seasons on the earth? अर्थ के सीजन पर कैसे फर्क पड़ता है, एक्सप्लेन करता है. रोटेशन ऑफ द अर्थ से नहीं सीजन चेंज होते हैं. टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस से इंपैक्ट पड़ता है तो ही सीजन चेंज होता है. अगर टिल्ट नहीं होगा तो सब जगह इक्विनॉक्स होगा, सेम टाइप ऑफ सनलाइट पड़ेगी और सेम ही सीजन रहेगा. टिल्ट के कारण ही सीजन का फर्क आता है. फाइन. रेवोल्यूशन ऑफ द मून का कोई इंट्रैक्शन ऑफ द सन. So the answer is Alpha. So these were the question of CBS and CPF of last 2-3 years. अब आप इस बेसिस पर बड़ी इजीली जज कर सकते हो कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो एप्रोप्रिएट है, क्या हमें वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. सुपर इजी है, इसमें कुछ समझने वाला कुछ भी नहीं. पहली बार नहीं, दूसरी बार जब उसको रिपीट करके देखोगे तो वो 100% समझ. आप अपनी कैपेबिलिटी पे शक ना करें और थोड़ा सा विश्वास हम पे करें. ठीक है. सो पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन भी आपके सामने आप बड़े इजीली एनालाइज कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.